तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन। तो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जाना था, किसके हेल्प से? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं नर्न्स्ट इक्वेशन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, नर्न्स्ट इक्वेशन से ही क्वेश्चन रहते हैं हमेशा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन। तो एक छोटा सा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो पहले हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करने सीख लेंगे, फिर हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा नर्न्स्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ऑफ सेल। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन हम पहले भी सीख चुके हैं। पहले क्या करते थे कि अगर हमें एक डैनियल सेल बनाना है तो हम क्या करते थे पहले कि एक कंटेनर लेते थे, उसमें जिंक का रोड डालते थे और उसमें जिंक का सॉल्यूशन डालते थे। तो ये था मेरा एनोड। और एक और कंटेनर लेते थे और इसमें भी एक रोड डालते थे। वो कौन सा रोड था? कॉपर का, और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और एक साल्ट ब्रिज लगाते थे, है कि नहीं? और यहाँ से वायर कनेक्ट करते थे और बीच में क्या लगाते थे? वोल्ट मीटर लगाते थे। तो यही था मेरा, और ये वाला क्या है? कैथोड। तो यही मेरा था सेल। तो सेल बनाने के लिए हमें बहुत सा वर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर हम शॉर्टकट में अगर हम सेल बनाना चाहें, यानी इसी सेल को शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। यानी इतना ज़्यादा लफड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम से कम समय में हम इस सेल को लिख सकते हैं। तो इस सेल का रिएक्शन क्या है? तो एक सेल लेते हैं और इस सेल का रिएक्शन लिखते हैं हम। जिंक सॉलिड Cu2+ एक्वस Zn2+ एक्वस Cu सॉलिड। तो इस सेल में यही रिएक्शन हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। और हम जानते हैं कोई भी सेल दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी सेल दो हाफ सेल का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल का। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? जिंक सॉलिड से क्या बन रहा है? Zn2+ एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। और रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है? Cu2+ एक्वस से क्या बन रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब जाके क्या बना? कॉपर सॉलिड बना। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। Zn सॉलिड से क्या बन रहा है? एक लाइन खींचेंगे, Zn2+ एक्वस। तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट किए। अब हम करेंगे रिडक्शन हाफ सेल का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग। तो जी कॉपर आयन क्या बन रहा है? Cu बन रहा है।
तो Cu2 प्लस एक्वस, तो यहाँ पर कुछ भी, एक्वस का मतलब कंसंट्रेशन, कुछ भी कंसंट्रेशन हो सकता है, तो आपको यहाँ एक्वस की जगह पे कंसंट्रेशन लिख देगा क्वेश्चन में। और ये क्या बन रहा है, कॉपर सॉलिड। तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना सीख लिया और रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। और एक सेल जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल का और रिडक्शन हाफ सेल का। तो लेफ्ट में हम लोग क्या लिखते हैं और राइट में क्या लिखते हैं, कैथोड। तो लेफ्ट में हम लोग एनोड लिखते हैं और राइट में क्या लिखते हैं, कैथोड। तो लेफ्ट में हम एनोड को लिखेंगे, तो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड है, तो क्या है, Zn सॉलिड से क्या हो रहा है, Zn2 प्लस एक्वस। अब हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे। तो लेफ्ट में हमने एनोड को लिख दिया। अब कैथोड कौन है हमारा, रिडक्शन हाफ सेल। अब इसको दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाएगा, तो हम बीच में पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखने के बाद हम दो लाइन खींच देंगे। ये जो लाइन है वो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है साल्ट ब्रिज को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है साल्ट ब्रिज को। यहाँ पर साल्ट ब्रिज है KCl। तो ये एनोड वाला पार्ट हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, कैथोड वाला पार्ट। तो कैथोड वाला पार्ट कौन सा है, ये है। तो कैथोड में क्या हो रहा है, Cu2 प्लस एक्वस से क्या बन रहा है, Cu सॉलिड। तो अगर हमें सेल का रिएक्शन दिया होगा तो हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेल के रिएक्शन के मदद से। तो इसी सेल को हमने शॉर्टकट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो ये वाला पार्ट एनोड है और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, कैथोड है। तो अब हम एक और रिएक्शन दे रहे हैं और उस रिएक्शन को देख करके आपको उस सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी एक सेल बनाना है। तो अब हम एक सेल का रिएक्शन लिख रहे हैं, आपको सेल बनाना है। Ni सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस Ni2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में निकल सॉलिड Ni2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है, निकल ऑक्सीडाइज हो रहा है Ni2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम रिडक्शन हाफ सेल तो अब हम रिडक्शन हाफ सेल लिख लेते हैं। रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर का। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 2Ag सॉलिड बन रहा है। तो सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम सेल कैसे बनाएंगे इसका, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिखेंगे। तो निकल सॉलिड से क्या बन रहा है, Ni2 प्लस एक्वस। तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लिख दिया, एनोड को लिख दिया। अब कैथोड को लिखेंगे। तो एनोड और कैथोड को सेपरेट करना होगा, तो हम क्या लेंगे, साल्ट ब्रिज। तो हम एक साल्ट ब्रिज ले लेते हैं, KCl हमारा साल्ट ब्रिज है। अब हम कैथोड को लिखेंगे, रिडक्शन हाफ सेल को लिखेंगे। तो रिडक्शन हाफ सेल में क्या है, Ag प्लस एक्वस। तो ये जो आगे 2 लिखा हुआ है, इसको 2 को नंबर को नहीं लिखेंगे, बस हमें बताना है कि हमें सिर्फ आयन को रिप्रेजेंट करना है, मेटल को रिप्रेजेंट करना है, आगे कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो Ag प्लस से क्या बन रहा है,
Ag सॉलिड बन रहा है। तो ये हमारा क्या है, सेल, और ये हमारा सेल का रिएक्शन है। तो अगर हमें कोई भी सेल का रिएक्शन दिया रहेगा तो हम आसानी से सेल बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई भी अगर इलेक्ट्रोड हो तो उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। तो पहला फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, इलेक्ट्रोड में जो आयन का कंसंट्रेशन है उस पे डिपेंड करता है। तीसरा टेम्परेचर, और चौथा प्रेशर। तो प्रेशर का बात तब करेंगे जब हम इलेक्ट्रोड कैसा लेंगे, गैस इलेक्ट्रोड लेंगे। तो अगर हम पहला देखिए, पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो अगर हम इलेक्ट्रोड चेंज कर दें, पहले जिंक का लिए थे, अब हम क्या लेंगे, कॉपर का, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदल जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोड का नेचर चेंज कर दिया जाए, इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। दूसरा कंसंट्रेशन पे, तो जो भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे वो किस कंसंट्रेशन पे निकाल रहे थे, 1 मोल पर लीटर पे, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाल रहे थे। तो जो भी हम कैलकुलेट कर रहे थे वो कर रहे थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अलग अलग कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अलग अलग होता है। अगर हम बात करें, जैसे हम H+ आयन का कंसंट्रेशन लें 1 मोल पर लीटर, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया था, 0 वोल्ट आया था। लेकिन अगर यही कंसंट्रेशन हम क्या कर दें, 0.5 कर दें, तो अब इसका जो पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। अगर अगर Zn2+ का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 1 m कर दे, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो क्या था, -0.76 वोल्ट। और जैसे ही जिंक आयन का कंसंट्रेशन हम क्या कर दें, 0.1 m ले लें, तो रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो आयन सॉल्यूशन में आयन का कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर भी चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज हो सकता है। और गैसेस इलेक्ट्रोड अगर होगा तो उस केस में कंसंट्रेशन ना लेकर के हम प्रेशर ले लेंगे। अगर प्रेशर दिया होगा तो प्रेशर लेंगे। तो प्रेशर चेंज करने पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज होगा। 1 atm में कुछ अलग होगा, 0.5 atm में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ अलग हो सकता है। तो अगर पहला वाला फिक्स कर दिया जाए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिया, जैसे हम क्या ले लिए, कॉपर ले लिए। हम किसका इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कॉपर इलेक्ट्रोड हम फिक्स कर दिए, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो आगे चल के हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को भी क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। आगे चल के टेम्परेचर को भी हम फिक्स करेंगे। तो अभी जो हम इक्वेशन लिखेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन का, उसमें टेम्परेचर भी रहेगा, फिर बाद में हम टेम्परेचर को भी फिक्स कर देंगे, और फिक्स करके कितना कर देंगे, 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर पे कर देंगे। क्योंकि जितना भी हम काम करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करते हैं, तो रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर देंगे। 25 डिग्री मान के चलते हैं रूम का टेम्परेचर होता है। तो जनरली जो हमारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे। अगर गैस इलेक्ट्रोड होगा तो प्रेशर लेंगे, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो एक साइंटिस्ट थे वाल्टर नर्स्ट। तो वाल्टर नर्स्ट ने 1889 में 1889 में उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया। 1889 में जो वाल्टर नर्स्ट थे, और नर्स्ट कौन थे, एक साइंटिस्ट थे। वाल्टर नर्स्ट जो थे उन्होंने एक रिलेशन दिया, एक रिलेशन ड्राइव किया कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। किसके मदद से, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से, उसके कंसंट्रेशन के मदद से, या प्रेशर के मदद से। अगर कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर दिया होगा, गैस इलेक्ट्रोड लिए कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर दिया होगा, तो उसके मदद से हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। रिलेशन दिया, तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या था, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT NF log Q। तो ये रिलेशन दिया किसने, नर्स्ट ने, ये मैथमेटिकल रिलेशन दिया। तो किसी E क्या है, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 क्या है, E0 है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है, टेम्परेचर। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन में। F क्या है, F है फैराडे कांस्टेंट। और फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही फैराडे कांस्टेंट, और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 96,500 कूलम होता है। और Q क्या है मेरा, रिएक्शन क्विसेंट। तो F मेरा फैराडे कांस्टेंट है और Q क्या है, रिएक्शन क्विसेंट है। अब यह रिएक्शन क्विसेंट क्या है, इसको हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, तो हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसके मदद से, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मदद से, टेम्परेचर के मदद से, और कंसंट्रेशन की मदद से। पहले हम जान लेते हैं Q क्या है। तो आप कभी ना कभी इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, रिएक्टेंट क्या बनाता है, प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे,
इक्विलिब्रियम लिखते थे ना, Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो Kc कब लेते थे? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता था तब। तो ये किस समय के लिए बात कर रहा है? Kc इक्विलिब्रियम के टाइम के लिए। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम के समय या किसी भी समय, जब हम किसी भी समय ये एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो इसको Kc नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? रिएक्शन क्वोशिएंट कहेंगे। और Q क्या होगा? वही चीज़ होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो Q क्या बता रहा है हमें यहाँ पर? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी हमको आयन का कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा। तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। किस पे करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे। यानी ये Q जो है, बाद में अगर Q को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आयन हो सकता है इसमें से कोई ना कोई, प्रोडक्ट में चाहे रिएक्टेंट में, दोनों में से कोई ना कोई आयन होगा। तो आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। उसी के हेल्प से इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव किया। तो नर्स ने इसमें भी आगे काम किया। वो काम क्या किया कि उन्होंने, इधर मिटा दें हम, टेम्परेचर को फिक्स कर लिया। टेम्परेचर कितना ले लिया? 25 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लोग क्या कहें? 298 केल्विन कह सकते हैं। आर भी फिक्स कर दिया। आर का जो वैल्यू होता है वो 8.314 होता है जूल में, जूल पर मोल पर केल्विन में। और एफ का तो वैल्यू आपको पता ही है, 96,500 कूलम। इसको क्या कहते हैं? फैराडे कांस्टेंट। इसके वैल्यू को रख दिया तो जो ई का जो वैल्यू आया, ई इक्वल टू क्या होगा? E0 माइनस 2.303 आर का वैल्यू क्या है? 8.314। टी का वैल्यू क्या है? 298। एन एफ का वैल्यू क्या है? 96,500 log Q। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 0.059 बाय n log Q। तो इसी इक्वेशन को नंस्ट ने आगे बढ़ाया और ये आपका फाइनल नंस्ट इक्वेशन है। इसके मदद से आप किसी भी कंसंट्रेशन पर उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नॉन इक्वेशन किसके लिए है? किसी इलेक्ट्रोड के लिए यार। इलेक्ट्रोड को हम क्या कर सकते हैं? हाफ सेल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यानी हाफ सेल मतलब किसी इलेक्ट्रोड के लिए ये आप क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी प्रेशर पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के हेल्प से। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। तो ये था हाफ सेल के लिए नॉन इक्वेशन। बाद में हम
सेल के लिए नॉन इक्वेशन लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? अभी हाफ सेल के लिए लिखे हैं, बाद में हम क्वेश्चन करने के बाद सेल के लिए हम नॉन इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.34 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या होता है? प्लस 0.34 वोल्ट। तो आपको कुछ कुछ मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखना जरूरी है। हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन इट इज इन कंटैक्ट विथ 0.1 MCU2+ आयन। तो हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या हो? 0.1 M हो। हाउ डज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन इन सॉल्यूशन डिक्रीज। अगर सॉल्यूशन में Cu2+ आयन का कंसंट्रेशन घट जाता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से चेंज होता है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। किस कंसंट्रेशन पर? 0.1 मोल पर लीटर पे हमें कंसंट्रेशन पे हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि जो हम यहाँ पर बात हो रहा है किसके बारे में बात हो रहा है? कौन सा इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रहा है? कॉपर इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ पर किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट, यानी यहाँ पर कॉपर आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो हमको पता है जब सॉल्यूशन में कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? 1 M होता है। तो जब सॉल्यूशन में कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? 1 M होता है। तो उस समय जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं उसे क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Cu2+ से Cu, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। और इसका वैल्यू क्या है? 0.34 वोल्ट। और जैसा कि पहला ही लाइन में लिखा हुआ है। लेकिन क्या होगा जब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा? कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 0.1 M होगा। तो जब इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 M नहीं होगा, 1 M का तो दिया हुआ है, तो जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 M हो, यानी कंसंट्रेशन घट गया है ना, तो इस कंसंट्रेशन में हमें क्या निकालना है? इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहता है? E = E0 माइनस 0.059 बाय N log Q। यही है ना? नेक्स्ट इक्वेशन तो यही कहता है। हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। 0.1 कंसंट्रेशन पे E निकालना है। और E0 हमें दिया हुआ है। E0 कितना दिया हुआ है? सिंपली E से लिख दिया है। तो E0, जब भी E0 या E लिखा हुआ हम रिडक्शन पोटेंशियल ही समझेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? E0 0.34, 0.059 को हम 0.6 मान सकते हैं। और यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर रिएक्शन यही होगा ना, रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रहा है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कौन सा रिएक्शन होगा? Cu2+ कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और तब जाके क्या बनेगा? Cu सॉलिड बनेगा। Cu2+ एक्वस फॉर्म में है, कॉपर किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो अगर हम इसका Q लिखना चाहें तो Q कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड कॉपर बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, ऐसा ही होगा।
तो Q क्या हो जाएगा, तो पहले N लिखना है, N कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 2, तो यहाँ पर जो N हो गया मेरा वो हो गया 2 लॉग, तो प्रोडक्ट में कॉपर है, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, बट ए कंसंट्रेशन Cu2+, ये एक्वस फॉर्म में है कि नहीं, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.34 डिवाइड करते हैं क्या होगा 0.03। कॉपर सॉलिड है, तो याद रखिएगा कि जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे तो सॉलिड के केस में जब भी अगर कोई सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड उसका कंसंट्रेशन क्या मानते हैं 1m मानते हैं, उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। अगर कोई चीज़ सॉलिड है सॉल्यूशन में तो उसका कंसंट्रेशन हम क्या मान ले लेते हैं, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो उसका कंसंट्रेशन हम क्या मान के चलेंगे, सॉलिड है तो 1। और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है हमें 0.1, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है 0.1 का, तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन क्या है 0.1 है कि नहीं, तो इक्वल टू हो जाएगा 0.34 माइनस 0.03, पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा log 10, पॉइंट को अगर हम ऊपर कर देते हैं यहाँ log 10 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू होता है 1, log 10 का वैल्यू क्या होता है, तो ई में 0.34 में हमें कितना माइनस करना है 0.03, तो जो आंसर आएगा वो 0.31 वोल्ट आएगा। तो 0.1 m कंसंट्रेशन पर पोटेंशियल क्या होगा 0.31 वोल्ट। तो देखिए जब कंसंट्रेशन 1 m था तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था 0.34, तो जैसे ही कंसंट्रेशन क्या कर दिए बढ़ाए या घटाए, घटाए, जैसे ही कंसंट्रेशन घटा तो पोटेंशियल भी क्या हो गया घट गया। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है हाउ डज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन सॉल्यूशन डिक्रीज। तो जैसे ही सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा वैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेज with the decrease in concentration of ion। तो जैसे ही आयन का कंसंट्रेशन कम करेंगे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरिएबल होता है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है फिक्स वैल्यू होता है। तो अब हम बात करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन किसके लिए, सेल के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर सेल। तो हाफ सेल के लिए पहले पढ़े थे, अब हम सेल के लिए पढ़ेंगे। तो हाफ सेल यानी इलेक्ट्रोड के लिए क्या था नर्न्स्ट इक्वेशन, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बाय n log Q था। तो बस अब हमें ये हाफ सेल का पोटेंशियल था, अब हमें सेल का पोटेंशियल लिखना है। तो सेल का पोटेंशियल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पर लिख देंगे ई सेल। तो ये क्या हो गया सेल पोटेंशियल, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको हम लोग क्या करे थे सेल पोटेंशियल को ही हम लोग ईएमएफ कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। तो ये क्या हो गया
ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, ई नॉट सेल, यहाँ पर भी सेल लिख देंगे, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और ई नॉट क्या है, ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ये भी वैल्यू फिक्स होगा। एन है उस रिएक्शन में इन्वॉल्व जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। और क्यू क्या है मेरा, रिएक्शन क्विसेंट। तो ये जो इक्वेशन बना, ये नॉइस्ट इक्वेशन किसके लिए है, सेल के लिए है। बस सेल लगा देंगे नीचे। तो ई नॉट सेल अगर दिया है तो ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हमको पता है कि ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कल कैलकुलेट करना सीखे थे, हमें कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया रहेगा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाएगा, ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेंगे, ई नॉट सेल कैलकुलेट करके यहाँ रख देंगे, कंसंट्रेशन दिया होगा, रिएक्शन देख करके एन भी बता देंगे, तो उस कंसंट्रेशन पर हमें सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल था, बहुत ही आसान था ये। तो हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो ये सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, Mg2+ बन रहा है और Ag+ Ag बन रहा है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी मैग्नीशियम एनोड होगा और सिल्वर वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है ई सेल, यानी हमको सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, सेल का पोटेंशियल फाइंड करना है, और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि सेल को रिप्रेजेंट करना है। तो देखा जाए तो सेल क्या है, Mg और मैग्नीशियम और सिल्वर का है। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एनोड है, और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड होगा। तो Mg सॉलिड से क्या बन रहा है, Mg2+, तो ऑक्सीडेशन वाले पेयर को एक तरफ कर दिए, और Mg2+ का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, हम कंसंट्रेशन को लिख देंगे। पहले हम एक्वस लिखते थे, लेकिन जो कंसंट्रेशन दिया होगा वो कंसंट्रेशन को लिख देंगे 0.130 m। अब क्या देंगे, साल्ट ब्रिज। उसके बाद क्या करेंगे, कैथोड को लिखेंगे। कैथोड कौन होगा मेरा, Ag+, कंसंट्रेशन क्या है 0.0001 m, और ये क्या बन रहा है, Ag सॉलिड बन रहा है। तो इस तरह से पहला काम हम कर दिए, सेल को रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमारा दूसरा काम क्या है, सेल का ईएमएफ निकालना। तो सेल का ईएमएफ नॉइस्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n log Q। तो n क्या होगा इसके लिए, n का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा ना। कैसे पता करेंगे, Mg कितना लॉस कर रहा है, 2, तो N2 होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो Mg ऑक्सीडेशन कर रहा है तो Mg2+ बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। और यहाँ पर देखिए Ag+ है ना, कितना Ag है, 2 Ag है, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2, तो 2 Ag सॉलिड बनेगा। तो N क्या हो गया, 2। अब हमें निकालना है Q। तो Q कैसे निकालते हैं, तो Q कैसे निकालते हैं,
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Ag। देखिए अगर जो कोफिशिएंट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पावर पे। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से होता है। तो आगे जो भी नंबर दिखेगा, तो यहाँ पे Mg के आगे कोई नंबर नहीं था तो कोई पावर नहीं था, तो पावर 1 हो गया। तो Ag के आगे क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पावर 2 कर दिए। तो प्रोडक्ट का लिख लिया। अब हम रिएक्टेंट का लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Mg और कंसंट्रेशन ऑफ Ag+। तो Ag+ का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है उसको लिख देंगे, और यहाँ पर आगे कोएफिशिएंट में 2 लगा हुआ है तो यहाँ हम 2 पावर कर देंगे। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा, ई नॉट सेल दिया हुआ है ना 3.17 माइनस 0.06 लिख सकते हैं इसको, और n का वैल्यू कितना आया है 2 log Q। Q का वैल्यू क्या है, Mg2+ का कंसंट्रेशन बटे, अच्छा Ag का कंसंट्रेशन क्या होगा, Ag का कंसंट्रेशन 1 होगा, क्योंकि Ag किस फॉर्म में है, सॉलिड। तो सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, तो Ag का क्या हो जाएगा वैल्यू 1, और Mg का कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, Mg सॉलिड है ना, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा 1, और Ag+ का कंसंट्रेशन क्या है, Ag+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लिखना होगा। तो ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ई सेल हो जाएगा 3.17 0.03। अब दोनों का वैल्यू रख देते हैं। Mg2+ का वैल्यू क्या है 0.130, और Ag+ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.0001 का क्या स्क्वायर। तो यहां वाला काम हो गया है, हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो हमारा जो ई सेल होगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है कि नहीं, इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा 4, लेकिन कितना है 2 है, तो 2 बार ये है, तो पावर क्या हो जाएगा 0.130 इंटू 10⁴। एक को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁴, और दूसरा को ले जाएंगे तो भी 10⁴ है कि नहीं, 2 बार ना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जीरो 0.130 इंटू 10⁸ लिख सकते हैं। हम इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में, यानी पॉइंट को कहाँ रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड डिजिट के बीच में 1.30। तो पॉइंट को पीछे करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमको log 1.30 का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा कोई पता है फॉर्मूला, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। तो क्या हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये log m है और ये n है कि नहीं। तो ई सेल बराबर हम लिख सकते हैं 3.17 0.03 log 1.30 प्लस log
10⁻7 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा कर सकते हैं। तो ई सेल बराबर हो जाएगा 3.14 0.03। तो log 1.30 का आंसर आपको दे दिया रहेगा। तो log 1.30 का वैल्यू है 0.1139 है, लेकिन 12 कर देते हैं। तो ये आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो log 1.30 का वैल्यू क्या है? 0.112। log 10 पे पावर 7 है, तो log 10 पे पावर 7 है। अगर log 10 पे पावर 7 है ना, तो 7 जो है ना वो आगे आ जाएगा, और log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 7 आगे हो जाएगा और log 10 का मान क्या होगा? 1, तो 1 वैसा ही रह जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा 3.17। अब हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा जगह का कमी है। तो अब यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, 7 हमारा जो इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 7.112 इंटू 0.03, या 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 3 21। तो 0.123 2 जीरो और यहाँ पर भी है ना, तो ऐसा आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को पहले ऐड किए और ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो लगभग आएगा 0.21। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 7 में 1 गया 6, और 2 एक कैरी लेंगे तो 11 में 2 गया 9। तो एक कैरी ली थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.96 वोल्ट। तो हमारा जो सेल का ईएमएफ होगा वो क्या आएगा? 2.96 वोल्ट आया। तो आपको log 1 से लेकर के log 10 तक का वैल्यू याद रहना चाहिए। log 1 से लेकर के log 10 का वैल्यू याद रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर log 1 से लेकर के log 10 का वैल्यू लिख देते हैं। तो log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। log 2 का वैल्यू होता है 0.30। log 3 का वैल्यू जो होता है 0.48 होता है। log 4 का जो वैल्यू होता है 0.60 होता है। log 5 का जो वैल्यू होता है लगभग 0.70 होता है। log 6 का जो वैल्यू होता है वो लगभग 0.78 होता है। log 7 का जो वैल्यू होता है वो लगभग 0.84 होता है। log 8 का जो वैल्यू होता है वो 0.90 होता है। और log 9 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.95 होता है। और log 10 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो log 1 से लेकर के log 10 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। log का कुछ फॉर्मूला भी होता है, जैसे log a पे पावर x होता है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? x log a। log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n होता है।
तो सब में जो लॉग लिख रहे हैं यहाँ पर बेस छुपा हुआ है। बेस क्या है? 10 है। सब में लॉग में बेस क्या है? 10 है, जो कि दिख नहीं रहा है आपको। तो लॉग अगर m/n होगा तो हम क्या लिखेंगे? log m माइनस log n। अगर बोलेगा log 100 का वैल्यू निकालिए, तो log 100 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो log 100 को हम लिख सकते हैं log 10⁻²। तो 2 आगे आ जाएगा, log 10 रह जाएगा। तो log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो 2 हो जाएगा। log 1000 का वैल्यू क्या होगा? तो log 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा वैल्यू। 3 आगे जाएगा log 10, log 10 का वैल्यू 1 होगा। अच्छा, हमको log 20 का वैल्यू निकालना होगा। log अगर 20 का निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? तो हम ऐसा लिख सकते हैं log 4 × 5। तो log 4 × 5 क्या होगा? log 4 प्लस log, तो log 4 का वैल्यू क्या है? 0.60 और log 5 का वैल्यू क्या है? 0.70। तो क्या हो जाएगा? 1.30 हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखेंगे और गिब्स फ्री एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।